नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं आपके लिए। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के अंदर एक जो शब्द आप देखते हैं शिक्षण, ये क्या होता है, या अगर यदि इसी को अपन दोस्तों यहाँ पर गणित शिक्षण या फिर इसके अलावा विज्ञान शिक्षण या भाषा के अंदर काम में ले लें तो भाषा शिक्षण। एक तो अपन आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे शिक्षण होता क्या है या शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये जो शिक्षण जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके साइकोलॉजी के अंदर या हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश या फिर इसमें आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, प्री या मेंस चाहे कोई भी हो, या इसके अलावा आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों शिक्षण, जिसकी अपन आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा जो शिक्षण का टारगेट रहेगा वो रहेगा किसी भाषा का शिक्षण है वो अपन कैसे करवाते हैं। तो अपन दोस्तों भाषा की भी बात करेंगे और साथ साथ में शिक्षण की भी बात करेंगे कि शिक्षण होता क्या है, शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। उससे संबंधित बहुत बार जो है दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न कोई भी गलत नहीं हो, उसके लिए मैं छोटी सी क्लास बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही बढ़िया चीज सिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों शिक्षण के अंतर्गत जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे शिक्षण के कुछ नियम बताए या फिर अपने अनुभव बताए। उनके आधार पर यहाँ पर अपन कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों के जो अनुभव है या मनोवैज्ञानिकों के जो नियम है वो शिक्षण सूत्र है। तो आज की इस क्लास में शिक्षण सूत्रों की भी अपन बात करेंगे। तो पहले अपन बात करेंगे शिक्षण की, उसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर शिक्षण सूत्रों की। तो दोनों आपके इस टॉपिक में पूरे होने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ में इस क्लास के अंदर। क्लास को पूरा देखें, 100% दोस्तों आपका ये टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। चलिए बात करते हैं टाइम नहीं गवाते हुए। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है भाषा शिक्षण। दोस्तों ये भाषा शिक्षण क्या होता है, यहां पर क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शिक्षण ये इसकी बात तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन यहां पर साथ साथ में मैं ये जो शिक्षण लेके आया हूं इसको भाषा के संदर्भ में बात करूंगा कि भाषा शिक्षण क्या होता है। तो इन दोनों की चर्चा अपन करने वाले हैं। पहले आप यहां पर देखें कि भाषा शिक्षण में दो शब्द लिखे हुए हैं, एक है भाषा और दूसरा है शिक्षण। तो पहले अपन बात करते हैं दोस्तों भाषा की बात करते हैं। तो भाषा क्या होती है दोस्तों, देखें भाषा अगर यदि अपन बात कह दें तो ये जो भाषा शब्द है वो आपके बास धातु से अच और टाप प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द निष्पन्न होता है, भाषा शब्द निष्पन्न होता है। और ये दोस्तों जहां पे भी ये टाप प्रत्यय लग जाता है उससे बना शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये दोस्तों भाषा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। भाषा शब्द कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। और दोस्तों यहां पर मैं कह दूं कि ये जो भाष धातु है ये बोलना अर्थ में प्रयुक्त होती है। भाषा का जो है भाष धातु जिससे ये भाषा शब्द बना है वो दोस्तों बोलना अर्थ में प्रयुक्त होती है, यानी बोलना। ये दोस्तों यहां पर कह सकते हैं जिसमें बोलने का भाव हो, कहने का भाव हो, अभिव्यक्ति का भाव हो, वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यानी जिसके द्वारा बोला जाता है, भाष्यते अनया इति भाषा, यानी जिसके द्वारा भाषण किया जाता है वह भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर यदि कह दें तो दोस्तों भाषा क्या है, तो भाषा जो है हमारे विचार हो या फिर भाव हो, इनकी अभिव्यक्ति का या फिर कह सकते हैं इनके ग्रहण का, यानी विचारों तथा भावों को ग्रहण करने या फिर इनकी अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम या फिर क्या है, साधन है। ध्यान रखना भाषा एक क्या है, माध्यम है या फिर एक क्या है, साधन है। तो दोस्तों भाषा एक साधन होती है, न कि साध्य होती है। इसी वजह से अपन जब भी जिस भाषा में शिक्षण करवाते हैं, यहाँ पर जैसे अगर यदि आपने देखा होगा हिंदी मीडियम के स्कूल्स, यानी जहाँ पर शिक्षण का माध्यम हिंदी रहता है तो वो हिंदी मीडियम के स्कूल कहलाते हैं। इसी कारण से जहाँ शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रहता है, इंग्लिश रहता है,
तो वहां पर जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स कहलाते हैं दोस्तों। इसी तरीके से बहुत सारे माध्यम यहाँ पर इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि जो है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण का माध्यम छात्रों की मातृभाषा होना चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, भाषा जो है वो विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम कौन सा है, सीधा सीधा प्रश्न पूछे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और वो माध्यम आपका कौन सा है सबसे श्रेष्ठ। ऐसे भी प्रश्न आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है, विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम या सर्वोत्तम साधन क्या है। तो सर्वोत्तम माध्यम या सर्वोत्तम साधन एक ही है दोस्तों, वो क्या है, आपके भाषा है। अब अपन अगर यदि भाषा की बात करें एक बालक के लिए दोस्तों, भाषा क्या होती है, तो किसी बालक के लिए अगर यदि बात करें तो भाषा है वो बालक की अर्जित संपत्ति होती है, बालक की अर्जित संपत्ति होती है। यानी वो एक तरीके से उसको ग्रहण करता है, अर्जित करता है, अपने जन्म के साथ में लेकर के नहीं आता है। इसलिए अपन देखते हैं कि अगर यदि किसी के दादा या परदादा बहुत भाषा के विद्वान है तो जरूरी नहीं है कि उनका जो है पोता या बेटा भी भाषा का विद्वान बने, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। या फिर अपन कह सकते हैं कि अगर यदि हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले पति पत्नी या कोई जोड़ा है तो उनका अगर यदि उन्होंने जाकर के किसी दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया है तो वहां पर उनके बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है तो उसके बच्चे का भी हिंदी भाषा का विकास हो, ये कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो है ये अर्जित संपत्ति। बच्चा जो है जन्म के बाद में दोस्तों जो आसपास में परिवेश होता है या फिर वातावरण होता है उससे भाषा क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, लेकिन जो है सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है भाषा के ऊपर, छात्र की भाषा विकास के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों किसका पड़ता है, परिवेश या वातावरण का पड़ता है। यानी यहां पर कह सकते हैं कि बच्चा जिस परिवेश में रहेगा उस परिवेश की भाषा का विकास होगा। यानी जहां से सुनेगा या जहां पर अभिव्यक्ति वार्तालाप ज्यादा से ज्यादा करेगा उस भाषा का विकास अधिकाधिक होगा। यहां पर इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि बच्चे को अगर यदि आपको जो भी भाषा सिखानी है उसको बस वो उस भाषा का वातावरण दे दो, धीरे धीरे वह भाषा अपने आप ही विकसित हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक जो है भाषा बच्चा अर्जित करता है, यानी वंश परंपरा के अनुसार भाषा नहीं होती है। लेकिन अगर यदि आ जाए भाषा विकास, विशेष तौर पर ध्यान रखना दोस्तों, भाषा विकास है वो जन्मजात होता है, भाषा है वो अर्जित होती है। भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। लेकिन यहां पर ये शब्द ध्यान रखना, भाषा विकास, ये दोस्तों आप क्या होता है, भाषा विकास जन्मजात होता है। भाषा विकास कैसा होता है, जन्मजात, या कह सकते हैं भाषा विकास एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भाषा विकास स्वाभाविक रूप से होता है दोस्तों, स्वाभाविक। तो भाषा विकास है वो स्वाभाविक रूप से होता है, यानी उसकी एक स्वाभाविक प्रकृति है, प्रवृत्ति होती है बच्चे की। यानी अगर यदि बच्चे ने जन्म लिया है तो 100% उसमें किसी न किसी भाषा का विकास तो होगा ही होगा। यानी आप जिस भाषा का परिवेश देंगे, जिसका वातावरण देंगे, उस भाषा का बच्चे में विकास हो जाएगा। यानी कोई बच्चा जन्म के साथ में अपने माता पिता के आनुवंशिक गुणों के रूप में भाषा को लेकर के जन्म नहीं लेता है, लेकिन उसके अंदर एक गुण नेचुरल होता है कि वो जिस भाषा को भी सुनेगा, जिस भाषा का उसको आसपास में वातावरण दिखाई देगा, वो 100% उस भाषा का, क्योंकि जो कैचिंग पावर है वो नेचुरली होता है बच्चे के अंदर, वो कैच तो करेगा ही करेगा। यानी और धीरे धीरे कैच करेगा तो ग्रहण करेगा तो अभिव्यक्ति भी करेगा। यानी भाषा का जो विकास है वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन भाषा हमेशा अर्जित होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब इसके अलावा अगर यदि अपन बात करें तो दोस्तों भाषा के अंतर्गत आपके यहां पर भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं दोस्तों, दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से, एक जो रूप होता है दोस्तों वो आपके एक रूप होता है अमूर्त रूप, अमूर्त रूप, अमूर्त रूप, या जिसको अपन कह दे मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप। और ये दोस्तों एक पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। कौन से पक्ष से जुड़ा हुआ होता है,
ध्वनि पक्ष से संबंधित होता है, यानी कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित होता है भाषा का अमूर्त रूप, जो हमें सामने मूर्त रूप में दिखाई नहीं देता है। मौखिक या फिर अमूर्त रूप कह दें, या ध्वनि रूप या ध्वनि पक्ष कह दें, अपन इसको कह दें कि भाषा के दो पक्ष होते हैं तो भी एक ही बात है दोस्तों। एक पक्ष कौन सा हो गया? ध्वनि पक्ष, रूप अमूर्त रूप होता है। दूसरा यहां पर कह दें जो भाषा का दूसरा रूप होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? मूर्त रूप होता है। मूर्त रूप भाषा का हमेशा लिखित होता है, वो मूर्त रूप होता है, जिसको अपन सामने शब्दों के अंदर लिखते हैं। ये आपके सामने मैं जो बोल रहा हूं ये भाषा का अमूर्त रूप है, और यहां पे जो मैं लिख रहा हूं दोस्तों ये भाषा का मूर्त रूप है। और ये जो मूर्त रूप है ये लिपि पक्ष से संबंधित होता है, भाषा की लिपि विज्ञान से संबंधित होता है दोस्तों। तो यानी भाषा के दो पक्ष होते हैं, दो रूप होते हैं। दो रूप कौन सा? अमूर्त रूप, या कह सकते हैं मौखिक और लिखित, या अमूर्त और मूर्त रूप। दो पक्ष होते हैं, कौन से? ध्वनि और लिपि। जब बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है तो दोस्तों यहां पर जो है बच्चे में जब भाषा का विकास करेंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं कि पहले जो है ध्वनि का विकास होना चाहिए और उसकी सहायता से फिर है वो लिपि का विकास होना चाहिए। यानी अमूर्त रूप का विकास पहले हो प्राथमिक स्तर पर, और मूर्त रूप का विकास है वो कहाँ होना चाहिए दोस्तों? माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। अब यहां पर इसके साथ साथ में दोस्तों मैं एक भाषा की कुछ विशेषताओं की बात करूंगा। संस्कृत जो भाषा है, यहां पर मुख्य रूप से दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर प्रत्येक भाषा की कुछ विशेषताएं होती है, उसका शिक्षण क्यों करवाया जाता है, उसके कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, तो उसको भी यहां पर मैं शॉर्ट में फटाफट से आपके चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। जो संस्कृत भाषा है तो इसकी विशेषताओं के अंदर एक तो ध्यान रखना दोस्तों, ये संस्कृत एक संश्लेषणात्मक भाषा है, यानी विश्लेषणात्मक नहीं है। एक जो है शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, एक ही संदर्भ में उसका प्रयोग होता है, अलग अलग संदर्भों में दोस्तों है वो नहीं रखा जाता है। जैसे अगर यदि मान लो यहां पर अगर यदि अंग्रेजी भाषा के अंदर अपन ए अक्षर की भी बात करें तो आपने देखा होगा ए का जो है आपके अक्षर की जो ध्वनि है वो दोस्तों ए भी निकलती है, अ भी निकलती है, कहीं पर ये साइलेंट भी रहता है। तो यानी इसका जो जिस संदर्भ में जैसी स्थिति में प्रयोग होगा वैसा जो है इसकी ध्वनि निकल जाएगी। इसी तरीके से अपन जब ये एस अक्षर लिखते हैं तो इसकी ध्वनि कहीं पर स भी आती है, कहीं पर आपके ज भी आती है, कहीं पर ये ट के रूप में भी उच्चारित होता है दोस्तों। किसके साथ में ये लिखा जा रहा है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा सी जो अक्षर है इसकी उच्चारण स भी होता है, क भी होता है। तो दोस्तों ये किस जगह किसके साथ में लिखा जा रहा है? ये अंग्रेजी जो भाषा है वो विश्लेषणात्मक है, संस्कृत भाषा है वो संश्लेषणात्मक भाषा है दोस्तों। और ये दूसरा इसकी विशेषता ध्यान रखें, संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है। दूसरी ध्यान रखें ये बारोपीय परिवार की भाषा दोस्तों, बारोपीय परिवार की भाषा है। बारोपीय परिवार यानी जो भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का जो परिवार है उस परिवार की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि संस्कृत कौन से परिवार की भाषा है, तो बारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट अगर यदि यहां पर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखना संस्कृत जो है हमारे यहां पर एक तृतीय भाषा के रूप में इसका शिक्षण करवाया जाता है। तृतीय भाषा या इसको कह दें वैकल्पिक भाषा के रूप में इसका शिक्षण करवाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखना हमारे यहां पर राजस्थान के अंदर या इसके अलावा भारत में जो आपके आरबीएससी बोर्ड से संबंध या फिर आपके सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध जितने भी जो विद्यालय है उन विद्यालयों के अंदर संस्कृत भाषा का शिक्षण है वो तृतीय भाषा या वैकल्पिक भाषा के रूप में करवाया जाता है। हमारे त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या अभी वर्तमान में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके अंदर भी संस्कृत है वो एज ए थर्ड लैंग्वेज या फिर वैकल्पिक भाषा के रूप में इसका शिक्षण करवाया जाएगा दोस्तों। अगर संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की यहां पर बात करूं तो संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है वो मुख्य रूप से किन उद्देश्यों के लिए करवाया जाता है? तो उद्देश्यों के अंदर एक तो ध्यान रखना दोस्तों भारतीय संस्कृति की जब भी बात आती है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान,
भारतीय संस्कृति का संरक्षण या फिर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रचार करना। यानी इनके लिए जब भी बात आती है भारतीय संस्कृति का, चाहे ज्ञान देना हो या भारतीय संस्कृति को चाहे बचाना हो, संरक्षित करना हो या इसका प्रचार प्रचार करना हो, तो उसके लिए कौन सी भाषा का शिक्षण जरूरी है? ध्यान रखना, संस्कृत भाषा का शिक्षण जरूरी है। इसी के साथ में दोस्तों दूसरा जो है शुद्ध उच्चारण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखें, शुद्ध उच्चारण के लिए संस्कृत भाषा का अगर यदि शुद्ध रूप में उच्चारण करना बच्चा सीख जाए तो 100% अन्य भाषाओं का भी उच्चारण वो आसानी से कर सकता है। दोस्तों ये इसका मुख्य उद्देश्य, ये कुछ ऐसे उद्देश्य है जो अन्य भाषाओं के उद्देश्य, यानी अगर यदि बच्चा इंग्लिश को अगर शुद्ध रूप में उच्चारित करना सीख जाए या फिर हिंदी का शुद्ध रूप में उच्चारण करना सीख जाए तो सारी भाषाओं का शुद्ध उच्चारण कर सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर यदि संस्कृत भाषा का इसकी जो उच्चारण जो पद्धति है वो इतनी क्लिष्ट है, आप अगर यदि इसका शुद्ध उच्चारण सीख गए तो विश्व की किसी भी भाषा का आप उच्चारण कर सकते हैं। ये इसके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ साथ संस्कृत भाषा के शिक्षण के उद्देश्यों के अंदर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्मरण शक्ति का विकास, यानी मेमोरी पावर डेवलप होता है। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, स्मरण शक्ति जो विकास है ये सबसे ज्यादा किसमें होता है? मेमोरी पावर डेवलप सबसे ज्यादा संस्कृत के अंदर होता है दोस्तों, क्योंकि इसके नियमों को, इसके जो है सूत्रों को याद रखने की आवश्यकता होती है और इससे मेमोरी पावर बहुत ज्यादा डेवलप होता है, जो अन्य भाषाओं के शिक्षण में इतना नहीं होता दोस्तों। तो ये तो बात थी दोस्तों भाषा की। देखो मैंने यहाँ पर भाषा शिक्षण में जो बात की है आपके, पहले तो बात की है भाषा की, तो यहाँ पर ये पूरी बात भाषा की थी। अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों शिक्षण शब्द। अभी आपने यहां पर जो आपके शब्द पढ़ा था शिक्षण, तो अभी यहां पर जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा दोस्तों शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण को अगर यदि मैं यहां पे संस्कृत के अंदर शुद्ध रूप में लिखूं तो क्या लिखा जाता है? शिक्षणम। और हिंदी के अंदर क्या लिखा जाता है? शिक्षण। और एक तरीके से इसको अगर यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टीचिंग। ये दोस्तों शिक्षण शब्द का अगर यदि मैं विश्लेषण करूं तो शिक्षण जो शब्द है वो शिक्ष धातु से बना हुआ है। इसमें जो धातु है वो कौन सी है? शिक्ष धातु। और इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ल्युट प्रत्यय लगने से बना हुआ है दोस्तों। और जिसमें भी ल्युट प्रत्यय लग जाता है उससे बना शब्द, ल्युट प्रत्यांत शब्द सदैव है वो आपके कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है दोस्तों। कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। यानी शिक्षणम शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है, शिक्ष धातु है और इसमें प्रत्यय कौन सा है? ल्युट प्रत्यय है। और शिक्ष जो धातु है दोस्तों ये सीखना सिखाना अर्थ में प्रयुक्त होती है। सीखना और सिखाना इस अर्थ में ये दोस्तों धातु प्रयुक्त होती है। सीखना और सिखाना अर्थ में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ये इसी से मिलकर के आपके शिक्ष धातु से ही शिक्षक है, शिक्षिका है, शिक्षा है, ये सारे शब्द इसी धातु से बने हुए दोस्तों, जिसमें सीखना और सिखाने का कार्य होता है। ये इस शब्द का अर्थ। अब अगर यदि अपन बात करें कि शिक्षण वास्तव में होता क्या है, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, तो एक आप यहां पर सुनते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है, यानी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो यहां पर अगर कह दें तो एक प्रोसेस जो एक निश्चित उद्देश्यों के साथ में प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? उद्देश्य से प्रारंभ होता है। उद्देश्य से प्रारंभ होकर अधिगम पर्यंत, यानी अधिगम तक, जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है, अधिगम तक चलने वाली प्रक्रिया, उद्देश्य से प्रारंभ होकर के अधिगम तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम, यानी हम निश्चित टारगेट लेकर के प्रोसेस शुरू करते हैं कि ये चीज बच्चे को सिखानी है। जब तक बच्चा सीखता नहीं है तब तक हम एक प्रक्रिया चलाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है दोस्तों। यानी कि यहां पर इस प्रक्रिया के अंदर दो चीजें तो अवश्य हो गई, एक तो सिखाने वाला और एक सीखने वाला। यानी ये एक प्रोसेस है जो दो के बीच में घटित होता है, यानी एक प्रोसेस है जो दो जनों के बीच में घटित होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक तो हो गया आपके सिखाने वाला, जिसको अपन यहां पर क्या बोलते हैं? शिक्षक, और दूसरा यहां पर आपके हो गया शिक्षार्थी, या कह दें विद्यार्थी, लिख देता हूं यहां पर मैं शिक्षार्थी की जगह विद्यार्थी।
यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक चलने वाला जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में चलता है। तो इसीलिए दोस्तों जब आप शिक्षण की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं तो शिक्षण की विशेषताओं के अंदर अपन इसके अंदर लिखते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है कि इसको अपन कहते हैं कि ये तो दो जनों के बीच में घटित होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विमुखी प्रक्रिया है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको कहा है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो प्रोसेस है होता तो दो जनों के बीच में, लेकिन किसी विषय को लेकर के होता है, कोई टॉपिक होता है, कोई विषय वस्तु होती है जिसके लिए एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर जिन्होंने माना कि ये जो प्रोसेस है ये तो एक और चीज इसमें शामिल होती है जिसको अपन यहां पर कह सकते हैं, तीसरा जो बिंदु है वो है पाठ्यक्रम, या आप कह सकते हैं विषय वस्तु, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विषय वस्तु कह दें तो भी एक ही बात है, या फिर पाठ्यक्रम कह दें तो भी एक ही बात है दोस्तों। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है ये इन तीनों से जुड़ा हुआ होता है, यानी शिक्षण एक प्रक्रिया है जो इन तीनों से संबंधित होती है दोस्तों। इन तीनों के बीच में एक प्रोसेस होता है, होता दो जनों के बीच में, लेकिन इसके अंदर एक और चीज शामिल है जो पाठ्यक्रम को लेकर के इनके बीच में एक प्रक्रिया होती है। इस वजह से अपन कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया द्विमुखी है। तो द्विमुखी या कह दें शिक्षण के दो अंग कौन से हैं, तो पहला अंग यहां पर हो गया शिक्षक और दूसरा अंग कौन सा हो गया, शिक्षार्थी हो गया दोस्तों। तो शिक्षक और शिक्षार्थी या विद्यार्थी कह दे ये दो अंग है। तीसरा जो अंग है, अगर यदि कह दे शिक्षण के तीन त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण के कौन से अंग है या नहीं है, तो शिक्षण का तीसरा अंग कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा पाठ्यक्रम। तो शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो इसमें यहां पर अपन कह सकते हैं अगर यदि पाठ्यक्रम को, तो शिक्षण की विशेषताओं के अंदर ध्यान रखना, शिक्षण द्विमुखी अथवा कैसी है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर शिक्षण प्रक्रिया की अन्य विशेषताओं की बात करूं कि शिक्षण है अथवा नहीं है, ऐसा करके कई बार मनोविज्ञान के अंदर प्रश्न पूछा भी जा चुका है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों, रीट में, सीटेट में ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। भाषा शिक्षण के अंदर तो आता ही आता है, लेकिन मनोविज्ञान के अंदर भी ये पूछा जाता है कि शिक्षण है क्या या शिक्षण नहीं है, निम्न में से क्या नहीं है शिक्षण। तो ऐसे करके एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उन विशेषताओं में ध्यान रखना, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया कैसी है, द्विमुखी अथवा त्रिमुखी प्रक्रिया है। या इसके अलावा कह दें शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है, यानी शिक्षण टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आमने सामने होना जरूरी है। हम भी अगर यदि मान लो आप मेरी ये जो कक्षा देख रहे हैं, अगर यदि आप मेरे को यहां पर सामने देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो ही आप इससे ग्रहण करेंगे। अगर यदि यहां पर मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप तक नहीं पहुंचाऊं तो यहां पर मैंने क्या सिखाया है इसका ग्रहण आप नहीं करेंगे दोस्तों। चाहे वो आपके ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, केवल लिपि का रूप देखें या ग्रहण करके सीखें, या फिर आप ध्वनि रूप में सुन करके सीखें, लेकिन जब तक ये प्रोसेस हमारे सामने नहीं होगा तब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो शिक्षण एक आमने सामने की प्रक्रिया है। इसके अलावा दोस्तों कह दे तो शिक्षण कला अथवा विज्ञान है। टीचिंग इज ए आर्ट या टीचिंग इज ए साइंस, ये एक कला है, विज्ञान है, यानी इसके लिए यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि पढ़ाना ही एक कला है। हर कोई सभी एक समान रूप से नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जिसके पास में विषय का बहुत बड़ा ज्ञान है तो वह एक अच्छा विद्वान या फिर है तो वह अच्छा टीचर बने, ये जरूरी नहीं है। और एक अच्छा शिक्षक है, पढ़ा अच्छा रहा है, उसके पास में विषय का गूढ़ ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं होती है। जो उसके पास में नॉलेज है उसकी वह अच्छी डिलीवरी करता है तो एक अच्छा शिक्षक है। तो टीचिंग इज ए आर्ट, या कह सकते हैं शिक्षण में हम बहुत सारी चीजें सिद्ध कर सकते हैं। बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा ये सिद्ध कर सकते हैं। तो टीचिंग इज ए साइंस, शिक्षण एक क्या है, विज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट अगर यदि बात करें तो शिक्षण एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहां पर एक कह सकते हैं कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो चेंजेबल है। इसमें हम जब चाहे विधियों को चेंज कर सकते हैं। अगर यदि एक विधि से शिक्षण करवाया, समझ में नहीं आया तो हम दूसरी विधि से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर यदि यहां पर कह सकते हैं शिक्षण का मापन व मूल्यांकन संभव है। शिक्षण का मापन व
मूल्यांकन संभव है दोस्तों। शिक्षण का मापन व मूल्यांकन संभव है। यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि हम शिक्षण है वो इसका मापन कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप देखते हैं जो अपन शिक्षण के अंदर पढ़ाने के बाद में बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, अपन मेजरमेंट जो करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो इस एक तरीके से हमारे पढ़ाने का जो है, हमारे सिखाने का जो तरीका, उसका भी साथ साथ में आकलन हो रहा है। तो ये एक प्रकार की ऐसा प्रक्रिया है जिसका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी हमेशा दोस्तों इसका विकास होता है। यानी अगर यदि आप जितना ज्यादा शिक्षण करवाएंगे, आपके सिखाने की कला भी बढ़ेगी, और अगर यदि जो बच्चा जितना ज्यादा पढ़ेगा उसके सीखने की भी दोस्तों कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यानी कि सीखने और सिखाने दोनों की भी क्षमता का इसके अंदर विकास होता ही होता है दोस्तों। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा डेवलप होता है, बढ़ता या घटता इसके अंदर नहीं है कुछ भी। इसके अलावा अपन कह सकते हैं शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंदर उद्देश्य पूर्ण होने जरूरी है दोस्तों, यानी ये निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होती है। इसके अलावा अपन यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं बिना उद्देश्यों के शिक्षण संभव नहीं है। इसके अलावा अगर यदि शिक्षण की मैं बात करूं तो शिक्षण एक उपचार और निदान इसके अंदर संभव है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण संभव होता है। अगर यदि उसके अंदर कोई कमियां रही है तो उसका हम निदान कर सकते हैं और उसके बाद में पुनः उसका उपचार भी किया जा सकता है, यानी समस्याओं का, बाधाओं का उपचार और निदान भी संभव है। ये एक ऐसी प्रक्रिया दोस्तों। अब अपन तो ये तो शिक्षण की विशेषताएं थी। शिक्षण क्या है? शिक्षण के अंदर मैंने कहा कि शिक्षण एक प्रोसेस है। टीचिंग इज ए प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रक्रिया है जो, अब ये प्रक्रिया, इसका अर्थ अपन किस संदर्भ में लेते हैं? शिक्षण का वास्तव में अर्थ क्या है? सीखना सिखाना ही। तो सीखना सिखाना कब, कैसे? तो इसके दोस्तों अगर यदि अपन इसके अर्थ लें तो शिक्षण के, अगर यदि यहां पर मैं अर्थ की बात करूं दोस्तों, तो देखो शिक्षण का जब अपन अगर यदि मान लो अर्थ दो संदर्भों में लें, एक तो इसका संक्षिप्त अर्थ लें या फिर विस्तृत अर्थ लें। देखें, एक अगर यदि सीखने सिखाने की प्रक्रिया, तो बच्चा जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु तक सीखते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जन्म से प्रारंभ होकर के मृत्यु पर्यंत चलता है। तो ये शिक्षण का व्यापक अर्थ हो गया दोस्तों, बहुत विस्तृत अर्थ। जब अपन शिक्षण का इस संदर्भ में अर्थ लेते हैं तो शिक्षण का जो व्यापक अर्थ वो होता है जब ये प्रोसेस अनौपचारिक रूप से चलता ही रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऐसा जो शिक्षण होता है जिसको अपन बोलते हैं ये कैसा शिक्षण है? अनौपचारिक शिक्षण है। यानी अनौपचारिक रूप से एक बालक है वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सीखता है। यानी ये अनौपचारिक शिक्षण जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी यहां पर कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती है। लेकिन वो कैसे होते हैं? अनौपचारिक रूप से सीखते हैं दोस्तों। अनौपचारिक रूप से यानी कि जिसमें समय, स्थान, विधि ये निश्चित नहीं होती है, उद्देश्य पहले से निश्चित नहीं होते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें अनायास ही सीखते रहते हैं, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने परिस्थितियों के अनुसार सीखते रहते हैं। तो वो जो हमारा शिक्षण है वो कैसा है? अनौपचारिक शिक्षण है। और यही शिक्षण का व्यापक अर्थ होता है दोस्तों। और ये जो अनौपचारिक रूप से जो शिक्षण होता है वो दोस्तों एक बालक के, यहां पर अनौपचारिक शिक्षण का जो केंद्र होता है वो दोस्तों परिवार होता है। परिवार या कह दें यहां पर समाज, परिवार या समाज के अंदर दोस्तों ये जो आपके एक बालक अनौपचारिक रूप से सीखना प्रारंभ कर देता है अपने परिवार में। और इसके अंदर अपन ने अभी जैसे बात की कि एक जन्म से ही सीखना शुरू करता है। तो हमारे जीवन के अंदर या एक बच्चे के जीवन में जो शिक्षण है वो अनौपचारिक शिक्षण पहले से ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और अनौपचारिक रूप से बच्चा सबसे पहले कहां सीखना प्रारंभ करता है? अपने परिवार के अंदर। अनौपचारिक शिक्षण का प्रमुख केंद्र परिवार होता है और इसके अंदर सबसे पहले वह अपने अनौपचारिक रूप में किससे सीखना शुरू करता है? माता से सीखना शुरू करता है दोस्तों। इसीलिए बालक की जो प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु
वो कौन होती है दोस्तों? माता होती है। बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? माता, क्योंकि बच्चे के जीवन में अनौपचारिक शिक्षण पहले प्रारंभ हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि एक बच्चा अनौपचारिक रूप से कौन कौन सी शिक्षा का ग्रहण करता है दोस्तों। जैसे मान लो नैतिक शिक्षा हो गई, नैतिक शिक्षा, या कह सकते हैं चारित्रिक शिक्षा, चरित्र की जो शिक्षा है वो भी दोस्तों बच्चा है वो यहां पर परिवार या समाज से ग्रहण करता है। या अपन यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं सामाजिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा ये मुख्य रूप से बच्चा कहां से ग्रहण करता है, किससे सीखता है? वो अनौपचारिक रूप से सीखता है दोस्तों। ये इस प्रकार की जो शिक्षा, हमारी नैतिक शिक्षा या हमारे चरित्र की जो शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है, उसका ग्रहण दोस्तों ये कहां से करता है? अनौपचारिक शिक्षण के रूप में करता है। लेकिन अगर यदि यहां पर मैं इसके संक्षिप्त अर्थ को ले लूं, शिक्षण का जो संक्षिप्त अर्थ अगर यदि आप लेते हैं दूसरे शब्दों में, यहां पे ये व्यापक अर्थ हो गया, दूसरे शब्दों में इसका जब संक्षिप्त अर्थ लेते हैं कि शिक्षण एक जो ऐसा प्रोसेस जो निश्चित समय तक चलता है। तो निश्चित समय तक कहां चलता है, कब चलता है? तो देखें, जो आपके संक्षिप्त अर्थ जब लेते हैं तो ये वो शिक्षण होता है जो हम औपचारिक रूप से चलाते हैं। ये वो शिक्षण प्रक्रिया है जो औपचारिक रूप से चलती है। औपचारिक मतलब निश्चित समय पर घटित होती है, निश्चित स्थान पर और निश्चित विधियों से एक शिक्षण प्रक्रिया होती है। और ये दोस्तों बच्चा कहाँ ग्रहण करता है? तो अनौपचारिक जो शिक्षण है वो निश्चित समय यानी कि विद्यालय में प्रारंभ से लेकर के, आप एक तरीके से कह सकते हैं विद्या आरंभ से लेकर कॉलेज समाप्ति तक, यहां पर जो विद्यालय है, विद्यालय से यहां पर कह सकते हैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय तक, विश्वविद्यालय तक, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय तक, विद्यालय से प्रारंभ करके विश्वविद्यालय तक। और इसका जो प्रमुख केंद्र होता है दोस्तों वो कौन होता है? औपचारिक शिक्षण का प्रमुख जो केंद्र है वो आपके औपचारिक शिक्षण का प्रमुख केंद्र वो होता है विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय इत्यादि। ये जो केंद्र है ये औपचारिक शिक्षा के केंद्र है दोस्तों। औपचारिक शिक्षण के अंदर जिसमें मुख्य रूप से आपके स्थान, तीन चार चीजें ध्यान रखें। एक तो जिसमें स्थान निश्चित हो, जिसके अंदर विधि निश्चित हो, पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका, समय निश्चित हो और जिसके अंदर दोस्तों उद्देश्य निश्चित हो। ये सारे निश्चित है तो ऐसा जो शिक्षण है वो औपचारिक शिक्षण कहलाएगा। ऐसी अगर यदि कोई विधि है तो वो औपचारिक शिक्षण की विधि कहलाती है। और अगर यदि जिसमें स्थान समय आपके निश्चित नहीं है तो वो अनौपचारिक शिक्षण होता है दोस्तों। तो शिक्षण दो प्रकार का हो गया, नंबर एक अनौपचारिक और नंबर दो हो गया दोस्तों औपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण का प्रमुख केंद्र परिवार या समाज और औपचारिक शिक्षण का प्रमुख केंद्र विद्यालय या फिर महाविद्यालय इत्यादि होता है। और इसके अंदर इसका दोस्तों जो यहां पर विद्यालय में जो इसका शिक्षण कार्य करता है वो किससे करता है? गुरु से। तो ध्यान रखना औपचारिक रूप से शिक्षण का जो है स्थान प्रमुख है वो गुरु का होता है और अनौपचारिक शिक्षण में प्रमुख स्थान है वो कितना होता है, किसका होता है दोस्तों? यहां पर माता का होता है। और इसके अंदर एक बालक कौन सी शिक्षा अर्जित करता है? जो विषय ज्ञान की शिक्षा है, विषय ज्ञान की शिक्षा है। इसके अंदर आप देखते हैं कि जब अगर यदि एक बच्चा किसी विषय संबंधी गलती करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिवार या समाज में, मित्र में क्या बोलते हैं? तुम्हारे शिक्षक ने या टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया, गुरु ने ऐसे ही पढ़ाया क्या? लेकिन अगर यदि मान लो अगर कोई बच्चा चरित्र उसका हीन है या व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है, नीतिगत बातें नहीं कर रहा, अनैतिक आचार व्यवहार कर रहा है, तो बोलते हैं कि तुम्हारे परिवार में यही सिखाया जाता है क्या? यानी सीधे दोष अनौपचारिक रूप से उसने ऐसा सीखा है। औपचारिक शिक्षण के अंदर उसके विषय का जो ज्ञान है वो चाहे कोई हो सकता है। यहाँ पर विषय ज्ञान की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा है उसका भी दोस्तों यहाँ पर आपके औपचारिक शिक्षण होता है। शारीरिक शिक्षा हो गई, इन सब का विकास है वो किस रूप में होता है दोस्तों? औपचारिक रूप में होता है दोस्तों। तो ये तो बात थी। तो ध्यान रखना जिसमें ये निश्चित होते हैं तो वो तो आपके क्या कहलाएगा?
औपचारिक और जिसमें उद्देश्य, स्थान, विधि और समय निश्चित नहीं हो वो क्या कहलाएगा, अनौपचारिक शिक्षण कहलाएगा दोस्तों। अब यहां पर बात करने वाला हूं नेक्स्ट मैं दोस्तों शिक्षण सूत्र की। नेक्स्ट है शिक्षण के सूत्र। अब शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, यानी शिक्षण सूत्र वो है जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुभव या अपनी जो बातें हैं या उनके जो शिक्षण के जो नियम थे उन्होंने शिक्षण सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किए। आप इस चीज को ऐसे पढ़ाएं, इस शिक्षण सूत्र का या इस नियम का प्रयोग इस परिस्थिति में किया जाना चाहिए। तो शिक्षण सूत्र कौन से किस क्रम में होते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, एक तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है उनका मनोवैज्ञानिक क्रम। और दूसरा यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इन शिक्षण सूत्रों के अंदर किस क्रम में या कौन कौन सी जगह पर इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग होता है। तो फटाफट मैं कम समय के अंदर आपके इस चीज का मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूं दोस्तों। देखें शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। पहली बात तो शिक्षण सूत्र अपनाए क्यों जाते हैं, जब अपन शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सरस या रुचिकर या सुगम बनाने के लिए, यहां पर देख सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण सूत्रों का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना है, सरस बनाना है, रुचिकर बनाना है या सुगम बनाना है, आसानी से बच्चे सीख सके। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाना है, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाना। शिक्षण सूत्र वास्तव में क्या है, मनोवैज्ञानिकों के निर्णय या क्या है, अनुभव है। यानी मनोवैज्ञानिकों ने जो एक्सपीरियंस महसूस किए, उन्होंने कुछ डिसीजन बनाए कि ये ऐसा होना चाहिए टीचिंग के अंतर्गत, तो वो ही आपके क्या कहलाए हैं, शिक्षण सूत्र। इससे हमारा जो शिक्षण है वो क्या हो जाता है दोस्तों, सफल हो जाता है, उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। इसके लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इन शिक्षण सूत्रों का एक निश्चित क्रम क्या रहेगा, तो यहां पर मैं एक पंक्ति लिख रहा हूं, उस पंक्ति के माध्यम से आप यहां पर तय कर सकते हैं कि इन शिक्षण सूत्रों का एक निश्चित क्रम क्या रहेगा या मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो देखें, आगमन के उदाहरणों में विज्ञान के सरल, लक्ष्य की प्रतिमूर्ति स्थित है, प्रतिमूर्ति स्थित है। ये एक पंक्ति लिखी हुई है जिसके सहायता से दोस्तों अभी मैं आपको शिक्षण सूत्रों का मनोवैज्ञानिक क्रम याद करवा दूंगा। आगमन के उदाहरणों में विज्ञान के सरल लक्ष्य की प्रतिमूर्ति स्थित है। देखें यहां पर कैसे याद होंगे, तो आगमन से क्या हो जाएगा, निगमन। तो शिक्षण सूत्र आपका मनोवैज्ञानिक क्रम, इनका ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, ध्यान रखना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम शिक्षण सूत्रों का कौन सा है, तो उसको याद रखने के लिए। और ये मनोवैज्ञानिक क्रम दोस्तों जब आप आगमन विधि पढ़ते हैं तो आगमन विधि के अंदर इसका उचित उपयोग भी होता है। ठीक है, तो आगमन विधि में इसका उचित उपयोग भी होता है। आगमन से निगम, उदाहरण से नियम की ओर। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, ये विज्ञान के अंदर जो वी लिखा हुआ है इससे दो शब्द निकलते हैं, एक तो वी से विशेष, तो एक नियम बन जाएगा विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, और दूसरे वी से यहां पर निकल जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये मनोवैज्ञानिक क्रम है दोस्तों, विश्लेषण से संश्लेषण। इसका विशेष ध्यान रखें, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण। इस ज्ञा से, ये जो ज्ञा हो जाएगा इससे हो जाएगा ज्ञा से ज्ञात, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये जो शिक्षण सूत्र है दोस्तों ध्यान रखना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, ज्ञात से अज्ञात होता है। ऐसे ही सरल से कठिन की ओर, यहां पर लक्ष्य से लक्षण की ओर,
लक्षण की ओर, लक्ष्य से लक्षण की ओर। लक्ष्य यानी कि उदाहरण और लक्षण यानी नियम, तो उदाहरण से नियम हो गया, तो इसी से ध्यान रखना, लक्ष्य से लक्षण की ओर। यहां पर एक प्रति दे रखा है, तो प्रति से जो शब्द निकलेगा वो निकलेगा प्रत्यक्ष, तो ध्यान रखना प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। फिर यहां पर मूर्ति, इस मूर्ति से शब्द निकल जाएगा मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर। और स्थूल से स्थित से शब्द क्या निकल जाएगा, स्थ से शब्द निकलेगा स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये इन शिक्षण सूत्रों का मनोवैज्ञानिक क्रम है दोस्तों, ये इससे आप याद रख लेना। यहां पर आगमन के उदाहरणों में विज्ञान के सरल लक्ष्य की प्रतिमूर्ति स्थित है, इसकी सहायता से मनोवैज्ञानिक क्रम याद रख सकते हैं। आगमन विधि में इस शिक्षण सूत्रों का इस क्रम में प्रयोग होता है, निगमन विधि में ये शिक्षण सूत्र उल्टे क्रम में हो जाते हैं दोस्तों। इनको अब संस्कृत में कैसे लिखेंगे या इनका प्रयोग कहां कहां पर किस किस रूप में किया जाता है, इससे संबंधित आगे प्रश्न भी है, फटाफट से देखें दोस्तों। यहां पर दे रखे हैं, शॉर्ट में दे रखे हैं, ज्ञातात अज्ञातम प्रति, हिंदी में क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे अच्छा प्रयोग दोस्तों, वैसे तो अपन किसी भी विधा में इसको प्रयोग में ले सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, लेकिन यहां पर जो है इसका सबसे बढ़िया जो प्रयोग है वो कहां होता है दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्नों में सबसे अच्छा प्रयोग है वो इसका होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहां पर वैसे अपन इसको किसी भी विधा में प्रयोग में, ये लेकिन ये दोस्तों पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होना चाहिए, ज्ञातात अज्ञातम प्रति। दूसरा है स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, छात्रों के भाषा संबंधी शब्द भंडार में वृद्धि हेतु, ध्यान रखें शब्द भंडार में वृद्धि हेतु क्या होना चाहिए, यहां पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होना चाहिए। यह मनोवैज्ञानिक क्रम है, यानी पहले स्थूल वस्तुओं का ज्ञान करवाया जाना चाहिए, जो स्थूल वस्तुएं हैं, जो मूर्त रूप में है, मूर्त वस्तुएं हैं, उनका ज्ञान पहले होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में है वो एक तरीके से स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होने के बाद में जो अमूर्त रूप में उनके नियम वगैरह है उनकी चर्चा बाद में होनी चाहिए। तो पहले स्थूल वस्तुओं का ज्ञान और बाद में है वो नियमों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द भंडार में वृद्धि हेतु कौन सा शिक्षण सूत्र, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट है सरल से कठिन की ओर, ये दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की सूत्र पर ही आधारित है और इसके अंदर इसका प्रयोग हर जगह होना चाहिए, प्रस्तावना हो, संधि हो या समास हो, या इसके अलावा जो भी विषय के जो भी आपको पाठ पढ़ाने हैं पहले सरल पाठों को पढ़ाया जाए, उसके बाद में पाठ भी है वो सरल से क्या होने चाहिए, कठिन होने चाहिए। जो क्रम में लिखे हुए हैं उसके अनुसार इसका शिक्षण नहीं होना चाहिए। जैसे पुस्तक में जो भी पाठ है किसी भी क्रम में लिखा हुआ, लेकिन जो पाठ सरल है उसको सबसे पहले पढ़ाओ और उसके बाद में है वो जब बच्चे की रुचि उत्पन्न हो जाए, वो एक तरीके से उस विषय के अंदर इंटरेस्ट लेने लगे। पहले दिन अगर यदि आपने क्रम को ध्यान रख के पहले कठिन पाठ पढ़ा दिए तो बच्चे की रुचि नहीं होगी। तो सरल पाठों को पढ़ा करके फिर है वो आपके टफ पाठों को पढ़ाया जाना चाहिए, ये शिक्षण सूत्र कहता है दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, यानी व्याकरण या कथा शिक्षण के अंदर कौन सा शिक्षण सूत्र उपयोगी है, ध्यान रखना, व्याकरण या कथा। व्याकरण के अंदर सूत्र है वो पूरा बताया जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर यदि आप कोई भी शिक्षण करवा रहे हैं, कोई नियम पढ़ा रहे हैं, चाहे आपके कोई भी है, तो पहले आप उसको सूत्र पूरा बताएंगे। आद गुणा जैसे आप सूत्र बता रहे हैं, गुण संधि पढ़ा रहे हैं, तो आद गुणा शिक्षण सूत्र जो नियम है वो पूरा बताया, इसके बाद में इसके एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों ये जो है ये कह रहा है कि व्याकरण हो या कथा, कथा जब पढ़ाते हैं तो उसका सारांश पूरा बता दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसके अलग अलग भागों की चर्चा की जाती है। तो व्याकरण और कथा शिक्षण है, इसमें क्या कहा गया है कि पूर्ण से क्या होना चाहिए, जो है अंश की ओर होना चाहिए। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग सबसे बढ़िया कहां होता है दोस्तों, यहां पर अनुवाद के अंतर्गत होता है दोस्तों। अनुवाद में सबसे ज्यादा इसका कि पहले जो है विश्लेषण होना चाहिए, उसके बाद में यानी एक एक शब्द की चर्चा होनी चाहिए। इसको जो है उस भाषा में क्या कहेंगे, इसको इस भाषा में क्या कहेंगे, इसको इस भाषा में क्या कहेंगे, और उसके बाद में दोस्तों है वो लास्ट में सार या निष्कर्ष प्रस्तुत होना चाहिए। फिर है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु।
शब्द भंडार में वृद्धि हेतु पहले यहाँ पर मूर्त और अभी अपन ने जो यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की बात की थी उसी का ये पूर्व सूत्र है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये दोस्तों यहाँ पर शिक्षण सूत्रों की बात हो गई। अब शिक्षण सूत्रों से संबंधित या फिर शिक्षण से संबंधित बनने वाले प्रश्न यहाँ पर कुछ लेके आया हूं मैं, फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो देखें, भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? भावों को अभिव्यक्त करना, भाव हो या विचार, ग्रहण करने हो या अभिव्यक्त करने हो, उसका सबसे बढ़िया साधन कौन सा है? भाषा। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा, बी राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है देखो, शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। शिक्षण में मूल धातु, तो अपन ने यहां पर अभी बात की थी कि शिक्षण जो शब्द है वो शिक्ष धातु से बना हुआ दोस्तों। सीखने सिखाने अर्थ में धातु कौन सी? शिक्ष धातु है। तो मूल धातु यहां पर पूछा, मूल धातु कह दे या इसी कोई दूसरे शब्दों में कह दे प्रकृति, तो एक ही बात है दोस्तों। मूल शब्द या प्रकृति पूछ ले तो कौन सी है? शिक्ष है। शिक्षा में, शिक्षक में, शिक्षिका में या फिर शिक्षण में, किसी में भी पूछे दोस्तों ध्यान रखना, आपके जो है मूल धातु क्या है? शिक्ष। और शिक्षण शब्द नपुंसक लिंग है, मैंने पूरा बता दिया। नेक्स्ट है, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिए। देखो, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, बिल्कुल भारतीय संस्कृति का तो ज्ञान है ही है, साथ में शुद्ध उच्चारण का ज्ञान, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण संस्कृत से ही आप सीख सकते हैं। और स्मरण शक्ति बढ़ाना, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाणी। ये सभी उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिक उपयुक्तम अस्ति। व्याकरण शिक्षण के लिए, अभी अपन ने यहां पर बात की थी, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दोस्तों? सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, या आगमन से निगमन की ओर होना चाहिए? तो आपने देखा होगा व्याकरण के अंदर विधियां अपन पढ़ते हैं, पहले आगमन फिर निगमन, पहले उदाहरण फिर नियम होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ विधि भी यही है। तो व्याकरण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? आगमन से निगमन की ओर, क्योंकि आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ध्यान रखना। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है व्याकरण और गणित के अंदर। नेक्स्ट है, पूर्व ज्ञानात परम नवीन ज्ञानम प्रदेयम। पूर्व ज्ञानम ज्ञानात परम यानी पूर्व ज्ञान के बाद नवीन ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये शिक्षण सिद्धांत से किम सूत्र, इस शिक्षण सिद्धांत का क्या? पहले पूर्व ज्ञान दें और उसके बाद में नवीन ज्ञान, इसका शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो अपन यहां पर कहते हैं जो कौन सा होना चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो पूर्व ज्ञान है वो ज्ञात है और जो नवीन ज्ञान है वो क्या है? अज्ञात है। तो इसका प्रयोग प्रस्तावना में होता है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर अपन ने जो चर्चा की थी वो की थी भाषा शिक्षण, शिक्षण के बारे में, फिर की थी शिक्षण सूत्रों के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर यदि पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।